अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज का दिन नवाज शरीफ साहब के लिए एक इंतहाई अहम दिन साबित हुआ कि जब उनको 3 रिलीफ एक साथ ही मिल गई, यानी रिलीफ की हैट्रिक आज मियां साहब के हिस्से में आई। पहला रिलीफ उनको पंजाब की निगरां हुकूमत की जानिब से उस वक्त मिला कि जब निगरां काबीना ने नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया रेफरेंस में दी गई सजा को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत मुअत्तल कर दिया। काबीना इजलास मुनक्किद ना होने के बायस नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली का ये फैसला निगरां काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर किया। दूसरा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी के दायमी वारंट मनसूख करके दिया, जबकि रिलीफ की हैट्रिक उस वक्त मुकम्मल हुई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में दी गई हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तवक्को के ऐन मुताबिक नैब ने आज भी अदालतों में नवाज शरीफ साहब की अपीलों की मुखालफत नहीं की और दौरान समात एक मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर नैब ने यही सब कुछ करना था तो फिर अवाम और अदालत का वक्त जाया क्यों किया गया। अदालतों में होने वाली आज की कार्रवाई के बाद ये देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब को मिलने वाली रिलीफ की हैट्रिक क्या बता रही हैं और आगे का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। इस पेशरफ से जुड़े कुछ सवालात हैं जो हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं और जिनके जवाबात हम तलाश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अदालतों में अपीलों की मुखालफत ना करके नैब नवाज शरीफ के लिए रिलीफ का रास्ता हमवार कर रही है। कल तक मुकदमात में नवाज शरीफ को सजा दिलवाने वाली नैब आज कैसे बदल गई। नवाज शरीफ 2023 के सिस्टम के लाडले बनने जा रहे हैं। क्या निगरां सूबाई हुकूमत एक सजा याफ्ता शख्स की सजा मुअत्तल करने की मजाज है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन की कानूनी मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं। इसके साथ साथ आज की हम दूसरी अहम तरीन पेशरफ्त पर भी नजर डालेंगे जो कि 9 मई के वाकयात के बाद PTI को मुसलसल खैरबाद कहने वाली सियासी शख्सियात से मुताल्लिक है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका MNA अंदलीब अब्बास ने 2 साबका MPAs सादिया सुहेल और सुबैरा बुखारी के हमरा पार्टी छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास और दीगर खवातीन का कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े कॉज के लिए खैरबाद कहा। हमने आगे देखना है, हमने देखना है कि जी कॉज क्या है। हम एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं। ये मनाजिर नए नहीं हैं और सब यही पैदा हो रहा है कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं की पार्किंग लॉट बन गई है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली सियासी शख्सियात सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ही क्यों जा रही हैं और क्या अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी के इशारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए ड्राई क्लीनिंग प्लांट का काम दे रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मीर साहब, निगरान वजीर इत्तलात पंजाब, और उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले तो आज की ये जो बड़ी खबर सामने आई है और जो निगरां काबीना ने नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में जो सज़ा है उसकी मुअत्तली के जो अहकाम जारी किए, बुनियादी सवाल तो यही है सर कि आपकी काबीना को ये कब कन्वे हुआ था कि आपने ये सजा मुअत्तल करना है। काबीना को कन्वे नहीं हुआ, काबीना ने ये फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर की जेर सदारत एक काबीना ने डिसाइड किया और ये कन्विक्टेड पर्सन जो है उसकी कन्विक्शन सस्पेंड करने का जो इख्तियार है, ये आईनी इख्तियार ये फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट्स के पास होता है और ये सेक्शन CRPC का जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है सेक्शन 401 उसके तहत ये फैसला किया गया। बिल्कुल, लेकिन मीर साहब आप जैसा जानते हैं नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को चूंकि पाकिस्तान वापस लौटे हैं, ये फैसला 21 अक्टूबर से पहले कर लिया गया था आप लोग के विद इन द कैबिनेट? नहीं, उनकी वापसी के बाद हमें उनकी एप्लीकेशन आई और फिर ये फैसला हुआ और उसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इसकी प्रेसिडेंट मौजूद है। 29 अक्टूबर 2019 को भी नवाज शरीफ साहब की जो सजा थी वो इमरान खान हुकूमत जो वफाक की थी उसके कहने पर बुजदार की पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल की थी और फिर ही वो मुल्क से बाहर गए थे। ये उसी सेक्शन 401 के तहत इनकी सजा अब मुअत्तल की गई है दोबारा। राइट, बट मीर साहब यू ऑलरेडी नो वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आप निगरां हुकूमत है।
आपको लगता है कि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट था कि वो इस किस्म के फैसले करे? मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये निगरान हुकूमत का मैंडेट है। निगरान हुकूमत और इलेक्टेड हुकूमत में डे टू डे वर्किंग जब चलानी होती है तो आप के पास हर वो इख्तियार मौजूद होता है जो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है, और आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि निगरान हुकूमत ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसीलिए इस इख्तियार को इस्तेमाल किया गया। वैसे भी अगर आप देख लें तो जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस देख लें और पिछली हुकूमत की देख लें। अगर हम काम करने में पिछली हुकूमतों से, ये तो अब इस्टेब्लिश हो चुका है ना कि पंजाब की निगरान हुकूमत जितना काम कर रही है माजी में ऐसा काम हुआ नहीं है। तो फिर अगर ये इख्तियार ना हो तो फिर तो हम काम भी ना कर सकें, कोई भी काम ना कर सकें। राइट, बट मीर साहब ये भी बताइएगा कि ये सस्पेंशन क्या ब्लैंकेट सस्पेंशन नहीं है, या ये सजा कब तक के लिए की गई है मुअत्तल? देखें, ये इस चीज को आप इस तरह लें कि उनकी सजा सस्पेंड की गई है। वो 2 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और 3 times। अब जबकि वो पाकिस्तान वापस आकर अदालत के सामने पेश हो रहे हैं तो उनकी सजा मुअत्तल करने में कोई हर्ज नहीं। देखें, जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, कन्विक्टेड पर्सन थे, तब तो उनकी सजा मुअत्तल करने पे इतराज हो सकता था। अब जब वो वापस आके सरेंडर कर चुके हैं तो मुअत्तल करने में सजा कोई हर्ज इसलिए नहीं है कि ये सस्पेंशन है। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो कोर्ट ने करना है ना। इस मुअत्तली से उनकी कोर्ट ने जो फैसला करना है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, पर मीर साहब मुझे ये भी बताइए, ये जो सेक्शन 401 का जो हवाला दिया गया है ये बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है, इसकी ही जो दो जो झेली शिक है वो ये कहती है कि व्हेनेवर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द सस्पेंशन और रिमिशन ऑफ अ सेंटेंस, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे रिक्वायर द प्रिजाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर or by which the conviction was had or confirmed to state his opinion as to whether the application should be granted or refused, together with his reasons for such opinion, and also to forward with the statement of such opinion a certified copy of the record of the trial or of such record thereof as exists। किसी से मशवरा किया गया? ये तो जज साहब की भी, प्रिजाइडिंग जज की भी। चीफ मिनिस्टर ने जिना हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमने ये सस्पेंशन करके केस रेफर कर दिया है कोर्ट को, तो अल्टीमेटली फैसला कोर्ट ने करना है। यही मैंने आपको पहले बताया। राइट, ये सारा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद कोर्ट के पास चला गया ना, तो पिछली मर्तबा भी कोर्ट के पास गया था और फिर कोर्ट जो है उसने इनको जाने की परमिशन दी थी। राइट, और आखिर में ये बता दीजिएगा मीर साहब, जो असातिज़ा का पंजाब में एहतजाज नज़र आ रहा था चंद रोज़ से, और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई, उसके बाद खबर ये गर्दिश की कि मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। क्या उनकी इंटरवेंशन पे रिहाई हुई है? ये खबर आपको किसने दी? ऐसा कुछ नहीं है। असातिज़ा जो एहतजाज कर रहे थे वो एक मफरूजे की बिना पर कर रहे थे कि पंजाब की निगरान हुकूमत सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रही है, और फिर हमने ये वजाहत की उनको कि ऐसा कोई फैसला नहीं है और ये कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं है, और ना ही किसी प्राइवेट इदारे को कोई सरकारी स्कूल दिया जा रहा है और ना ही कोई सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये जब उनको कन्वे किया है तो मसला रिजॉल्व हो गया। इससे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो 1-2 रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राइट, मरियम नवाज का इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रोल नहीं था। जाहिर है, मतलब ये तो आपने कोई सोशल मीडिया से कुछ पढ़ लिया या नहीं सर, ये तो खबर आपको एहतजाज का भी पता है, एहतजाज भी हो रहा था और गिरफ्तारियों की भी बात सामने आई। हो रहा था, लेकिन ये खबर आपने बना ली है, ऐसी कोई खबर नहीं है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिए, ये जो एलिगेशन आयद की जा रही है पंजाब हुकूमत पे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बावजूद पीटीआई की कन्वेंशन से गिरफ्तारियां जो हुई थी, क्या इनको इजाज़त नहीं थी और गिरफ्तारियों का बेसिस क्या था? ये किसने एलिगेशन लगाया? सर, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कर रही है, ये तनकीद का निशाना बना रही है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तो इजाज़त दी गई थी
उनको नहीं, convince- उस पर डिप्टी कमिश्नर ने वजाहत की थी। ये डिप्टी कमिश्नर लेवल का डिसीजन था और उन्होंने इस हवाले से वजाहत कर दी थी। उनका कहना था कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। परमिशन नहीं ली थी। मैंने यही पढ़ा है डॉन न्यूज़पेपर में। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब। हमें ज्वाइन करें शोएब शाहीन साहब, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान हैं, बराए कानूनी उमूर सीनियर माहिर कानून भी हैं। जहांगीर जदून साहब आपके साथ प्रोग्राम में शरीक हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, सीनियर माहिर कानून। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, ये जो आज के दिन नवाज शरीफ साहब को एक ही दिन में जो 3 रिलीफ मिले हैं, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम पंजाब कैबिनेट का जो डिसीजन सामने आया जिसमें नवाज शरीफ साहब को अल अजीज़िया रेफरेंस में सर्कुलेशन के जरिए जो उनकी सज़ा मुअत्तली की मंजूरी जो दी गई, वो फिर दूसरा रिलीफ उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से उस वक्त मिला जब वो तोशाखाना में पेश हुए, तोशाखाना केस में, और परमानेंट अरेस्ट वारंट्स जो हैं, दायमी अरेस्ट वारंट्स, वो मुअत्तल कर दिए। फिर तीसरा रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 26 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जो जमानत थी वो उसमें तोसी दे दी गई है। और इसमें एक चीज़ जो बुनियादी वजह नज़र आती है वो ये कि नैब की जानिब से किसी किस्म का कोई ऑपोजिशन नहीं देखा गया, कोई मुखालफत नहीं देखी गई हिफाजती ज़मानत में तोसी करने के हवाले से, और साथ साथ सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो उनकी अपील्स हैं वो बहाल करने की मुखालफत भी जो है वो सामने नहीं नज़र आई। इससे क्या अखज़ किया जाए शोएब साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि नैब जो है अब वो नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खोल रही है? सिर्फ नैब क्यों, आपका मीडिया क्यों नहीं, नैब, आपकी FIA, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी अदलिया, आपके मुनसिफ, तमाम इदारे और आपकी केयर टेकर सेटअप, सारे के सारे एक मुजरिम को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। किस तरह स्टेट गेस्ट का आप दर्जा दे रहे हैं एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को, एक इश्तिहारी मुजरिम को जिसकी अभी तक अपील भी रेस्टोर नहीं हुई। क्या ये निज़ाम इंसाफ है? और अदालत पूछती है कि जी क्या आपको गिरफ्तारी मतलूब है? भाई वो तो गिरफ्तारी तो मतलूब तब हो कि आपके पास कोई वो आप बड़े रिस्पेक्ट के साथ कोई मजिस्ट्रेट तो नहीं है और उन्होंने कोई इस मुल्जिम को लेके कहाँ जाना है, मुल्जिम तो है नहीं, वो तो मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में उन्होंने जेल जाना है। जेल जाने के बाद आप अपील करें, अपील रेस्टोर करें और उसके बाद जजमेंट को सस्पेंड करें। और वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने हरकत की है, वो पहले ही 10 महीने से गैर आईनी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि क्या तमाम क्रिमिनल्स को आपने उनकी सजाएं सस्पेंड कर दें। और मैटर है नैब का या फेडरल का, पंजाब गवर्नमेंट का केस नहीं है, आपने सजा मुअत्तल कर दी। आप KPK गवर्नमेंट सिंध में बैठे हुए या बलूचिस्तान में बैठे हुए किसी भी बंदे की सजा मुअत्तल कर दे। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने एक नया उसूल कायम कर लिया है कि आज के बाद जो जितना बड़ा जुर्म करेगा, जितनी बड़ी करप्शन करेगा, उतना VVIP होगा, उतना ज्यादा उसको हमने प्रोटोकॉल के साथ वापस लाना है। सिर्फ प्रोटोकॉल के हवाले से कतई कलामी की माफी, लेकिन गुज़िश्ता रोज भी निगरान वजीर आजम ने कहा ही इज एंटाइटल्ड, चाहे बायोमेट्रिक्स की उनको फैसिलिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैसर की जाए, वो एंटाइटल्ड हैं, पैदाइशी पाकिस्तानी हैं और बहैसियत एक सिटीजन के वो ये एंटाइटल्ड हैं, वो ये राइट रखते हैं कि उनके लिए ये फैसिलिटीज़ उनको मैसर की जाए, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज उनको नहीं दिया जा रहा। बट जहांगीर जदून साहब, आज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब के रिमार्क्स थे कि अगर यही कुछ करना था तो फिर हमारा और आवाम का वक्त ज़ाया क्यों किया गया। पहले नैब जो है वो प्रोसिक्यूट करती दिखाई देती थी, अब ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के फैसिलिटेट कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? के जो रिमार्क्स हैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, कीपिंग साइड के जी क्या है क्या नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ये केस बना था तो इसमें ईमानदारी से अगर कोई बंदा बताए कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं था, क्या ये केस जो बाकी लोग थे पनामा में उनके खिलाफ किसी के पास केस बना, या इसकी साजिश केस की कहाँ पे तैयार हुई, किस तरह पे इस पे वर्क किया, किस तरह JIT बनी, किस तरह व्हाट्सएप कॉलिंग की गई सुप्रीम कोर्ट से। फिर एक दफ़ा जब उन्होंने नाम भेजे SCP, उन्होंने कहा जी ये नहीं नाम है, ये हमारे हम जो नाम दे रहे हैं ये भेजो। अब जजों को क्या पता होता है कौन सा बंदा जो है वो किस सारा प्री प्लान जो है ना, इसकी आप बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जो जजमेंट के अंदर भी है, जो मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकता। जब JIT बनी
तो उस वक्त उन्होंने जजों ने कहा जी ये वाले बंदे जो है उन्होंने दराज से निकाला, मैं मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी ये वाले बंदे भेजें, ये बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं, ये वाली जेटी बनाएंगे हम, तो ये तरीका। आज दिन तक सुना है कि किसी जज ने कहा जी ये रेफरेंस बनता ही नहीं था, और डायरेक्शन दी नैब को जी आप रेफरेंस फाइल करें और एक की बजाय 3 रेफरेंस फाइल करें, और फिर उसके अंदर एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया। ये केस किस तरह बनाए गए हैं? ये मतलब है आपकी, अब देखें ना, थोड़ा सा इंसाफ के साथ भी इंसाफ करें ना, कि अगर तो आप कहते हैं जी कि ठीक है बड़े मेरिट पे केस चले हैं, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं थी, उन्होंने कोई केस नहीं बनाया, आज दिन तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, चलिए यही केस बना देते, लेकिन उन्होंने कहा जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी में हम निकाल रहे हैं, कानून तो नहीं मिल रहा, उसमें देखते हैं एसिड की डिफिनेशन क्या है। तो आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें। राइट, बट जदूल साहब आपकी बात से एग्री भी करते हैं, अगर फैब्रिकेटेड तमाम केसेस थे और इस तरह से बनाए गए, नैब जो है उसको इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, हर दौर में हमें फिर यही नजर आ रहा है। उस वक्त भी नैब मुतनाज़ था, अभी भी नैब को मुतनाज़ कंसिडर किया जाएगा, जब नैब की बिल्कुल एक अटर, एक एब्सोल्यूट साइलेंस नजर आ रही है, खामोशी नजर आ रही है, कोई ऑपोजिशन नहीं नजर आ रही, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत से मुताल्लिक हो, चाहे अपील्स की बहाली से मुताल्लिक हो, नैब बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहा है। देखें, इस पे आप बिल्कुल जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। अब देखें ना, अगर नैब, वो वाला नैब और ये वाला नैब, मैं कहता हूँ नैब पे रिकवरी और इस पे जुर्माना होना चाहिए, इस पे मिलिशियस डिफेमेशन, ये नवाज शरीफ का केस नहीं है। कल को इमरान खान अगर आता है 5 साल के बाद, नैब कहती है जी हमारा तो केस ही नहीं बनता था, ये वाला ना तोशा खाना वाला बनता था और ना ये अलकादा ट्रस्ट वाला बनता, तो फिर ये क्या कहेंगे, ये मुझे बताएं। तो ये उस वक्त यही कहेंगे ना, ये वाले पीटीआई वाले, कि जी हम तो उस वक्त ही कह रहे थे हमारे खिलाफ झूठे केस बना रहे हैं, हम तो उस वक्त ही कह रहे थे वहां उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी वो हमारे खिलाफ झूठे बना रही थी। यही हिसाब है। देखो, नैब जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आज नहीं हो रहा, जब से पाकिस्तान बना है, जो भी एहतसाब का अदारा है, ये असल में पीटीआई वाले बात नहीं करते, ये कहते हैं आप देखो ना, मुजरम चोर, मुजरम चोर, ये इनकी असल में वतीरा बन चुका है, इनकी तरबियत ऐसी हो। आप मेरिट पे तो बात करो, आप ये तो कह दो कि यार अगर केस वहां पे बनाए गए हैं, ये अपने केस तो कहते हैं जैली हैं, बाकी नैब जिस पे केस बनाए पीएमएलएन पे कहते हैं वो केस ठीक है। इस तरह निजाम नहीं चलता, ना इनका कोई मेरिट का निजाम चलता है, ना इनकी कोई बात में दलील है, ना कोई वजन है। इस तरह नहीं होता। मेरिट पे बात करें तो आप कहें जी नैब पहले भी विक्टिमाइजेशन करता रहा है, अब भी करता है, और जब तक रहेगा करता रहेगा। राइट, शोएब शाहीन साहब, की जरूरत ही नहीं है। राइट, लेकिन ये इस बात पे नहीं आते। ये कहते हैं जो पीटीआई के खिलाफ केस बने हैं वो गलत है, और जो पीएमएलएन के खिलाफ केस बने हैं वो ठीक है। अब इनको पूछो ठीक किस तरह है, इनके आगे जवाब ही कोई नहीं है। बस ये रट लगाई हुई है, मुजरम 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 चोर, मुजरम चोर। बट ये कंसिस्टेंट व्यू नैब का, जदून साहब, मैं शोएब साहब की तरफ ये बात लेके जाना चाहूंगी। शोएब साहब को भी ये पीटीआई वालों का वो लग गया थोड़ा सा ना, पहले ठीक बातें करते थे, लेकिन वो कहते हैं खरबूजे को रंग पकड़ता है देख के। जदून साहब, शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मुझे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। शोएब शाहीन साहब, नैब का कंसिस्टेंट व्यू यही रहेगा, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाएगा, अपोज नहीं किया जाएगा नैब की जानिब से, और क्या वजह इसकी ये समझा जाए कि हाई कोर्ट्स में अपोज नहीं इसलिए किए जा रहे कि जो फाइनल अपील्स हैं उसमें एक राह उनको दी जाए, उन रास्ता दिया जाए? देखें अलीना, पहली बात तो जरा मैं जदून साहब की बातों का जवाब दे दूं। भाई हम कब कहते हैं कि आप मेरिट को ना कंसीडर करो? मुझे बता दें, जो पनामा में आपका नाम आया था या जो एमएनफी डिपार्टमेंट से आए थे, ये किसने साजिश की थी कि पनामा की लीक्स आ जाएं? भाई अच्छा, दूसरी बात, हुसैन नवाज ने नहीं आकर कहा था कि ये हमारे हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमशीरा उसकी ट्रस्टी हैं या बेनिफिशियरी ओनर हैं। ये फिर कतरी खत कौन लेकर आया था? मैं और आप लेकर आए थे, हमने साजिश की थी। फिर एक अदालत ने एविडेंस लेने के बाद इनको कन्विक्शन कर दी, फिर कन्विक्शन के बाद आप अपनी केस चलाते, अपने आप को बरी कराते। अदालत ने, यही कहा है, बरी कराते। हाई कोर्ट ने केसेस सुनने के बाद, कोई 30-40 मरतबा केस सुनने के बाद, आज चीफ जस्टिस बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे सवाल यह है कि एक पार्ट हर्ड केस में आपने जज कैसे तब्दील कर लिया? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब और ये चीफ जस्टिस साहब केस को सुन रहे थे। दूसरी बात, जो एक को एक्यूज का केस सुनता है तो दूसरे को एक्यूज का केस भी वही बेंच सुनता है। मरियम नवाज सफदर का केस किसने सुना था?
चीफ जस्टिस और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज बेंच कैसे बदल दिया? जदून साहब अग्री नहीं कर रहे आपकी अच्छा, इस बात नहीं से। नहीं लेना, मेरी तो बात मैं तो सुन आपको लें। बता देता हूँ ना, अच्छा ये सुन देखिए, लेना मैं जदून क्योंकि मेरे साहब, पास सुन टाइम लेना, शॉर्ट जरा है, हौसला जी, पैदा जी। देखिए करें। केस डिस्पोज ऑफ मुझे चुका ये था, अपील बताएं डिसमिस हो चुकी है, कि ये अब आज केस ये मुझे बेंच जो ये है वो बताएं, बेंच जदून डिसॉल्व हो साहब चुका सुन है। लेना, ये कोई जदून पार्ट साहब आउट बीच केस में का ना मतलब बोले नहीं, ना। उनको डेट दी थी कि फलानी तारीख को आके दोबारा केस जदून शुरू साहब करो। सुन ये देखिए लें, ना, क्या मेरिट पे ये कहा गया है कि नहीं जनाब ये बताएं, इसके अंदर ये जो एविडेंस है ये गलत है? ये किसने एविडेंस दी थी? मेरिट पे वो चलाए ना केस को, मेरिट पे कहे बगैर आपका एक कारिंदा उठ के वो आकर कहता है कि नहीं जनाब हमें कोई इतराज नहीं, बिन बुलाए आकर के बैठ जाते हैं। नैब किसका उसको करेंदा है, कौन देखिए लाया है? पूछे इनसे मिली भगत अगर ये नहीं है तो कि फिर नैब को मिली भगत पीएमएलएन के होती अंडर क्या है? काम कर रहा है। कल आपका अगर आईजी, एक सुन लेना साहब, आईजी इस्लामाबाद आकर कहता है तमाम इस्लामाबाद के मुजरिमों को बरी कर दें, आप कर देगी अदालत? अदालत की जिम्मेदारियां ये नहीं है कि वो अपनी बट मेरिट पे डिसाइड करे। वो राइट, करेगा मेरिट आईजी पे, के कहने पे हम बरी सब नहीं करेंगे। जदून करते, वो साहब जब एक लेकिन मेरिट का राइट, मतलब ये थोड़ा है कि आप आज मैनेज कर लो अच्छा। और चेयरमैन नैब या नैब का एक कारिंदा उठ के आता है कि हमें कोई एतराज नहीं है, कि ना हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बरी कर ये दे, बरी कर चले दे, मैं इसके साथ साथ ही वक्त कम है और जदून साहब मैं ये जो निगरां काबीना जो पंजाब की है उनकी जानिब से जो फैसला आया है, वक्त की कमी है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ शो पे आमिर मीर साहब थे जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से एप्लीकेशन 21 अक्टूबर के बाद आई है और कानूनी तरीके से ही एक्सेप्ट की गई है निगरां हुकूमत की जानिब से। सेक्शन जो 401 का हवाला दिया जा रहा है उससे मुतालिक जरा बताइएगा, क्या सेक्शन 401 निगरां हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी सजा को मुअत्तल करने का इख्तियार वो रखते हैं? ये देखें उसमें ये निगरान या दूसरी हुकूमत के लिए निकलता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसकी ड्यूरिस्डिक्शन में बंदा होता है जेल के अंदर, वो जो गवर्नमेंट है वो उसकी सजा जो है वो रिमिट कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है, दो पावर है उसके पास। और जो इनका आर्डर था इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया था कि अगर आपको फर्दर कोई सजा की सस्पेंशन चाहिए तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना, केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं मेंशन्ड है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो अब एग्जिस्ट कर रही है, वो कितने काम कर रहे हैं, रोजाना बंदों की ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। अब ये अलग बहस है कि वो उनके पास इख्तियार है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। उनका केस बनाया हुआ नहीं था उसको चैलेंज करता है। राइट, शोएब शाहीन साहब आप अग्री करते हैं ये जस्टिफिकेशन है? शोएब शाहीन साहब, बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्यों ना करे, सिंध गवर्नमेंट क्यों ना करे? भाई केस है फेडरल का और पंजाब गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर रही है, फिर बाकी मुजरिमों को क्यों ना? शोएब शाहीन साहब, बंदा कन्विक्शन जो है उस जेल के अंदर है उसकी, वो तो सजा कर रहा है। देखें मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो केस ही आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है और केयर टेकर सेटअप के पास ये कहां से इख्तियार आ गया कि वो आ करके लोगों की सजाएं सेंटेंसेस को सस्पेंड करना शुरू कर दें। और मैटर सब जुडिस बिफोर द हाई कोर्ट, आज ही केस लगा हुआ है और आज ही उसने ऑर्डर कर दिया कोर्ट में आने से पहले। राइट, यानी कि ये इख्तियार, लेकिन इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है शोएब साहब, ये जो निगरां काबीना जो दिया है? चैलेंज तो किया जा सकता है बट इट डिपेंड्स कि कौन चैलेंज करेगा। तहरीक इंसाफ ये रखती है कोई होगा, इरादा रखती है आपकी जमात के कोई हमें तो देखें क्रिमिनल केसेस में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो चैलेंज कर सकती है, या इस्तगासा मुस्तगीज कर सकता है या रियासत कर सकती है। जब रियासत के एहलकार ही, पूरी रियासत ही अगर एक कन्विक्ट को बचाने और उसको हमारे सरों पे मुसल्लत करने और उसके लिए सारे अपने प्रोटोकॉल भूल गई हो, अपने उसूल भूल गई हो, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिर कानून और इंसाफ का ये दोहरा मेयार है। और ये अफसोस से कहना पड़ता है इसका नुकसान पीएमएलएन को भी होगा। जब आप कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं, आप मेरिट पे डिसाइड कराएं, आपको कौन मना करता है? लेकिन मेरिट की बजाय अगर आप इस तरीके से चलेंगे जिसके जरिए पूरा रियासती इदारे, पूरा रियासत का निजाम, पूरे केयर टेकर सेटअप्स, आपके तमाम इदारे एक्सपोज हो जाएं, मुनसिफ एक्सपोज हो जाएं, आपकी नैब एक्सपोज हो जाए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सपोज हो जाए, सीसीपीओ जाकर के वहां प्रोटोकॉल दे रहा है, तमाम हुकूमतें, निगरान हुकूमतें आपके लिए खड़ी हो जाएं, तो उससे नुकसान होता है
अफरा तफरी फैलती है, मायूसी फैलती है, निजाम इंसाफ से लोगों का एक उम्मीद जो उठ जाती है। वो बिल्कुल खत्म हो सही जाती कह रहे है। हैं। बट शोएब साहब उसका नुकसान इनको भी होगा, उसका रियासत को भी होगा, वो सबको होगा। उनका नुकसान इनको भी होगा, रियासत को भी होगा और तमाम को होगा। शोएब साहब, आखिर में मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी आमिर मीर साहब निगरान वजीर इत्तलात पंजाब, उनसे मैंने सवाल रेस किया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन में से 50 के करीब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस पर आपने भी आवाज़ उठाई, 80 से जायद गिरफ्तार 80 से जायद गिरफ्तारियां, उस पर उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से ये बात कही गई है कि इजाज़त ही नहीं दी गई थी उनको। अदलिया में अदालत आलिया के कहने पे हाई कोर्ट के हुक्म पे इजाजत मिली, इजाजतनामे के साथ वो वहां प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये कैसा निजाम है कि एक पार्टी को पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात पे हमने इजाजतनामे मांगे हैं, सिर्फ एक जगह पे हाई कोर्ट के कहने पे इजाजत मिली है। वो तो उसको तो जलसा करने की इजाजत नहीं है, ना कॉर्नर मीटिंग की। और जब करक में जलसा करने की कोशिश की, सीधा गोलियां मारी। हमने वहां मर्दान और सवात में कॉर्नर मीटिंग की तो उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया, जेलों में बंद कर दिया। 14 अगस्त को बाहर निकले, जेलों में बंद कर दिया। क्या हमारे मुल्क में कोई इंसाफ है? क्या एक मुजरिम तो कर सकता है, कन्विक्टेड कर सकता है, आज तक भी वो कन्विक्टेड है, लेकिन नहीं कर सकते तो पीटीआई नहीं कर सकती। ये इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं सर। निगरान वजीर आजम काकड़ साहब तो कह रहे हैं कि गेमा गेमी इलेक्शन की नजर आ रही है उनको, जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर वो सवाल मैंने उनसे गुज़िश्ता रोज किया तो उन्होंने कहा कि 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है सबको, वो तो अगला सवाल उन्होंने उठा दिया। उनको कहो काकड़ साहब, उस वक्त आप कहां थे? बात यह है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड अफसोस से कहना पड़ता है, आपका काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार को किसने उठाया? उनके अगवाकार कौन है? किसने उठाया शेख रशीद को? उनके कौन अगवाकार हैं? किसने उठाया सदाकत अब्बासी को, फरूख हबीब को? आप इस्लामाबाद से, पाकिस्तान पूरे से लोगों को उठाएं, उनकी आप वफादारियां तब्दील कराएं। 25-25 मरतबा अदालतें जमानतें दें उनको उठा करके। आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कराएं, उनको अदालतों से बाहर ना आने दें, औरतों को जमानतें मिल जाएं, उनको आप नए मुकदमात में डाल दें। ये आपके मुंह पे ये इस तरह जो कुछ आप अपने जिम्मे ले रहे हैं ना, ये आपको कभी भुगतना पड़ेगा। ये अफसोस की बात है। आपको इसको शर्म आने की बजाय आप इसके ऊपर फख्र कर रहे हैं और उसके ऊपर और मिसालें दे रहे हैं कि 2018 में कितने इनके लोग उठाए गए थे, कितने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के ड्राई क्लीन कराया गया था, कितने लोगों को उठा करके हमदर्दियां तब्दील कराएंगे। फिर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद खवातीन ने, आज भी शोएब साहब 3 खवातीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आप समझते हैं कि ये भी दबाव के नतीजे में ये फैसला उन्होंने किया होगा? यकीनन ऐसा ही लगता है। जैसे आपने शीरी मजारी का देखा, जैसे आपने मलिका बुखारी का देखा, जिस तरह आज हमारी खवातीन बंद हैं, एक मुकदमे में निकलती हैं, आप 4 मुकदमे और डाल देते हैं, 4 मुकदमे में निकलती हैं, 5वां मुकदमा डाल देते हैं। ये सब कुछ आपके सामने नजर आ रहा है। राइट, थैंक यू सो मच शोएब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन के लिए। और जिस तरह शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सब कुछ दबाव के नतीजे में नज़र आ रहा है, जिस तरह से शमूलियत इख्तियार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज भी 3 खवातीन, और ये बड़े नाम हैं जो कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ब्रेक के बाद ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये अगरचे एक सिलसिला मई 9 के बाद से 9 और 10 मई के वाक़यात, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता जिस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया और जो इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया, लेकिन उसका फेयर ट्रायल भी हर शहरी का बुनियादी हक है। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस तनाजुर में भी सामने आया। लेकिन साथ साथ ही ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी छोड़ रहे हैं और जो रहनुमा हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रुख कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको दीगर जमातों के ऑप्शंस नज़र आ रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं इख्तियार कर रहे? क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और वो आइंदा दिनों में कौन से बड़े शख्सियात हैं, कौन से बड़े नाम हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं,
इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3 से 4 खवातीन की जो शमूलियत हुई है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाशिम डोगर साहब, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक आप वज़ीर दाखिला पंजाब रह चुके हैं। हाशिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाशिम साहब, ये जो आज की डेवलपमेंट हुई है, आपकी पार्टी अगरचे इसके लिए एक बहुत ही खुशाइन बात नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये 4 खवातीन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो मौजूद थी, लेकिन अब आईपीपी को क्या कहा जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसको पार्किंग लॉट कहा जाए या फिर नून लीग की बी टीम, जिस तरह से अली जैदी साहब एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि आपकी जमात जो है वो नून लीग की बी टीम के तौर पर नज़र आ रही है और आगे रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। अली जैदी साहब ने आज से पहले भी पिछले 6-8 माह में तरह तरह के बयानात ये देते रहते हैं और मैं तो अब उनको कतई तौर पे सीरियसली नहीं लेता जो कुछ वो कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो बिल्कुल इस तासर को 100% से ज़्यादा डिनाई करता हूँ कि हमारा किसी भी किस्म का कोई खुफिया गठजोड़ नून लीग के साथ अगर ये था तो हमें से शायद बहुत सारे लोग नून लीग में चले जाते। कई जगह पे उनके कैंडिडेट्स हारे हुए थे हमारे कैंडिडेट से और अच्छे खासे वोटों की लीड से हारे हुए थे, मगर मुझे अभी तक कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका एमएनए या एमपीए मुझे कम अज कम मेरे सामने किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत अलीम खान साहब ने की और बहुत कैटेगरिकली वहां पे ये चीज डिसाइड हुई कि कोई इस तरह का तासर जैसे कि उस दिन ओन चौधरी साहब के जाने की वजह से हुआ जी बिल्कुल नहीं आइंदा। और हम नहीं, लेकिन वो किस कैपेसिटी में डोगर साहब ओन चौधरी साहब वहां पर गए थे? वो उन्होंने खुद भी एक्सप्लेन किया है। ये जाहिर है उनके साथ रहे हैं, कैबिनेट के मेंबर भी रहे हैं, तो कोई इनका एक जाती तलक भी डेवलप हो गया होगा, मगर शायद कोई ये एहसास नहीं। देखें, हमारे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, नून लीग के लोगों के साथ हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, तो उनसे आप मिलते भी हैं, खुशी गमी में भी उनके साथ आप शेयर करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनका कोई सियासी कन्वेंशन है, मीटिंग है, तो आप वहां पे खैर सगाली के जज्बे के तौर पे चले जाएं। तो ये बिल्कुल इसको हमने बहुत मतलब ये कि हमें अफसोस है कि ऐसा वाकया हुआ। और ये पार्टी के लिए भी किस किस्म का आपके ख्याल में मैसेज गया होगा कि आपकी पार्टी के एक अहम बहरहाल वो रुकन हैं ओन चौधरी साहब, उनका उस पार्टी के कायद से मुलाकात करना जिसके खिलाफ आप बहरहाल इलेक्शंस में जाएंगे, और आपकी जो अभी भी कैंपेनिंग नजर आ रही है, चाहे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही उठा के देख लें, उसमें नजर आता है कि टारगेट जो है वो दीगर सियासी जमातें ही होंगी बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बशमूल नहीं जी, हमारा तो देखें टारगेट ही वही है। टारगेट इसलिए वो हैं कि हमने तो पिछले 10-12 साल 15 साल जो मिलके हमने सियासत की इमरान खान की सरबराही में, उसका महवर क्या था? उसका महवर यही था कि हमने अपने हलकों में लोगों को मोटिवेट किया, उनको हमने बताया कि इन लोगों की वजह से ये मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उसका कलीदी किरदार पंजाब में खास तौर पे वो तो नून लीग ने अदा किया। तो आज हम ठीक है, एक 9 मई के बड़े अनफॉर्चुनेट वाकये की वजह से हम उधर नहीं रह सके, हम तो सारे वो लोग हैं कि जो आखिरी लम्हे तक साथ खड़े रहे और हमने चले पीसफुली सही हमने प्रोटेस्ट भी किया 9 मई का। अब उसके बाद जब एक बयानिया ऐसा क्रिएट हो गया कि जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि अदारों के खिलाफ एक मुहिम जी हो रही है, ये ऑब्वियसली हमें से कोई भी नहीं चाहता। बाकी जो बयानिया नंबर 1 था, हम तो उस पर कायम हैं। जो हम इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे थे, अब हम उनसे अलहदा होके कर रहे हैं, मगर हमारा फोकस वही है। तो इसलिए नून लीग के साथ कोई ना है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं है। हम जीते हम हारे वो एक अलहदा है, अवाम रिजेक्ट कर दे तो अवाम की मर्जी है। राइट, बट अगर आपको जी मैं डोगर साहब, ये जो आज शमूलियत का ऐलान किया है इन खवातीन ने और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उससे मुतालिक पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं पीटीआई की ये रिजर्व सीट्स पे ये खवातीन थी और ऑब्वियसली डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं लड़के आई, अवाम में जाने का तजुर्बा भी नहीं है, तो ये किस तरह से आपकी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखें, एक बड़ा कलीदी किरदार है हमारे इस मुआशरे में खवातीन का। आप उनको किसी भी चीज़ में, कोई भले मुलाजमत है, जॉब है,
जब तक खवातीन आपके साथ शाना बिशाना ना हो, हम बहुत सारी खवातीन तक हम मर्द होके अप्रोच नहीं कर सकते। ये जो तीनों खवातीन हैं, एक तो मैं उनको बड़ा वार्मली वेलकम करता हूँ वापस हमारे इस ग्रुप में, हमारी पार्टी में। और आपके सामने है कि अंदलीब ने कैसे हमेशा टेलीविजन पे आके तो शी हैज बीन डिफेंडिंग वॉट एवर उनके जेहन में था। However, आज हमारे- मुझे वैसे मैंने उनकी एक्सप्रेशंस में देख रही थी, एक्सप्रेशन से तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही थी। इट सीम्ड लाइक कि उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था बज़ाहिर के एक प्रेशर में या दबाव में आके उनको बहरहाल वहाँ पर बैठना पड़ा है, क्योंकि शी डिड नॉट सीम टू बी वेरी हैप्पी उस जेस्चर से। वैसे आई कैन अश्योर यू कि आप ठीक है, कुछ वाकयात हुए माजी में कि जिनकी वजह से कुछ ऐसे इल्जामात लगे कि पता नहीं लोगों से मजबूरन ये करवाया जा रहा है। आप इन तीन खवातीन का तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इनको किसी ने किसी पर्चे में इम्प्लीकेट नहीं किया, किसी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। ये तो अपनी आज़ाद राय के साथ ये बिल्कुल शामिल हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने उनके एक्सप्रेशन ऑब्वियसली देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में जाना फिर छोड़ना, ये हर एक इंसान इन चीज़ों को महसूस करता है। हम सारे लोग वो हैं कि जिन्होंने अपना दिन रात सरमाया, अपनी हर चीज़ हमने दांव पे लगाई। आपको याद होगा कि जब इसके वाक़ये के बाद जब इमरान खान उधर जमान पार्क में थे, तो ये मैं इन तमाम खवातीन को वहां देखा करता था। ये खवातीन होके वहां पे डंडे पकड़ के बैठी होती थी। और उसके बाद इनमें से तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन आएगा कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कि इट इज अ वाइज स्टेप। आज से 2 महीने के बाद ऐसा कदम उठाने से बेहतर है कि आप अभी कदम उठाएं। मैं इसके अलावा भी वो तमाम जो इस वक्त MPAs MNAs हमारे छुप के बैठे हुए हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि आपके इस छुपने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो नून लीग को पहुंच रहा है। अगर आप लोग मैदान में नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो कल को वो तो फिर उनको एक बिल्कुल वो तो क्लीन स्वीप कर देंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि राइट, बट डोगर साहब, खत कतर कलामी की माफ़ी, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप शोर भी कर रहे हैं कि ये खवातीन भी, ये 3 खवातीन आज़ाद राय के साथ जो है वो इस आपकी जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। आप कैन यू से द सेम रिगार्डिंग फ़ारूक हबीब साहब ऑल्सो, जो कि आपके दरमियान बैठ के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे और इतने अरसे तक वो गायब रहे थे, वो भी किसी बगैर किसी दबाव के नतीजे में आकर उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की? आपके सामने है कि उस्मान डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने हमारी जमात में शमूलियत का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने सियासत से ही अलहदगी इख्तियार कर ली। तो इसी तरह शेख रशीद साहब ने भी आपके सामने है कि जो हुआ, उन्होंने भी IPP में शमूलियत नहीं की। अगर आप फ़ारूक हबीब साहब की बात करती हैं, तो अगर तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी मैं आज के बाद सियासत नहीं करूंगा, तो मेरे जहन में आता है कि शायद कोई अंडर प्रेशर हैं या कोई ऐसा है। उन्होंने बिल्कुल विलिंगली और वॉलंटरली उन्होंने कहा जी कि मैंने सियासत करनी है। अब ठीक है, हम इससे पहले इसी कोशिश में थे कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ रिवाइव हो जाए, इमरान खान वापस आ जाएं और जो है ना मुकदमों से आज़ाद हो जाएं। जब ऐसी कोई सूरत हाल ही नज़र नहीं आ रही, तो उसके बाद तो फिर 2 ही ऑप्शन हैं कि या आप छुपे रहें, तो या आप सामने आके तो इस जदोजहद में हिस्सा लें। राइट, डोगर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि महमूद मौलवी साहब ने चंद रोज़ कबल ये कहा कि PTI की कोर टीम से चंद अहम नाम, अहम शख्सियात जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, तो उससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा कि ये खुद आना चाह रहे हैं, आप लोग उनसे राब्ता कर रहे हैं या फिर राब्ता करवाया जा रहा है? नहीं, राब्ता करवाए जाने की तो मेरे पास कोई इतला नहीं है। और मैं मतलब आपको अपनी बात बड़ी मुकम्मल ये खुद राब्ता कर रहे हैं सर? ये जो अगर ऐलान मुतवक्के है, अगर महमूद मौलवी साहब जिस तरह से कह रहे हैं, ये दोनों तरफ से होता है ना। देखें, थोड़ा सा इंटरेस्ट वो शो करेंगे, कुछ हम भी, जाहिर है हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी एक्सपेंड हो, इसके अंदर और ज्यादा लोग शामिल हों। तो जाहिर है जहां जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम भी अप्रोच करते हैं। अगर उनमें से किसी की ख्वाहिश है तो वो अप्रोच करते हैं। तो इट इज रेसिप्रोकल और दोनों तरफ से मिलके होता है। जब तक दोनों अफराद राजी नहीं होंगे तो फिर तो ये नहीं होता। राइट, बट डोगर साहब, क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से ही लोग आपकी जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से कोई नहीं आ रहा? अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भाई हमारी जमात से भी कोई नहीं जा रहा, ना उनकी जमात से कोई हमारे पास आ रहा है। ये बड़ा आपने एक अच्छा सवाल किया और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखें, ये जितने लोग छोड़ रहे हैं, ये
इस्तेकाम पाकिस्तानी क्यों, नून लीग क्यों नहीं या पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? उसकी एक वजह है कि हम एक नजरिए पे थे। जब मैं पार्टी में आया था तो हमें इमरान खान ने 2 नजरिए दिए थे। पहला नजरिया ये था कि ये चोर हैं, पीडीएम वाले सारे, और मुल्क के अंदर जो कुछ भी हुआ है इसके ये जिम्मेदार हैं, तो आए हम इनके साथ, इनके खिलाफ सियासत करें, लोगों को तक पहुंचे। दूसरा नजरिया ये था कि जब तक हमारे अदारे हमारे साथ मिलके खड़े नहीं होंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान एक नजरिए से पीछे हट गए, दूसरे पे शायद वो आज भी कायम होंगे। तो हम दोनों नजरियात पे आज भी कायम हैं। हम समझते हैं कि हमारे अदारे इस मुल्क की सलामती बका के लिए बहुत जरूरी हैं, और अगर वो आपके साथ मिलके पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें तो फिर यही होता है कि आर्मी चीफ ने थोड़ा सा एक्शन लिया तो 50-60 रुपए डॉलर नीचे आ गया। तो हम चाहते हैं कि फौज मुस्तकबिल में भी अपना ये रोल अदा करे और इस मुल्क को मुआशी, आपके दहशतगर्दी के खिलाफ, आपके इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर ये असिस्ट करे। बिल्कुल। तो हम इकट्ठे वापस इसलिए आए कि हम वी फील एट होम। देखें, जहांगीर तरीन साहब से लेके अलीम खान साहब से लेके हम सारे वो हैं कि जो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले हम इकट्ठे थे। तो हम आज भी हमारे लीडरशिप से लेके नीचे तक हम उसी एजेंडा पे फोकस्ड हैं और हम पीडीएम के खिलाफ अपनी जद्दोजहद। बट आप जिस तरह से डोगर साहब नजरिए की जो बात कर रहे थे, नजरिया तो इमरान खान के साथ था, उनके बगैर आप समझते हैं कि ये आगे लेके बढ़ा जा सकता है? क्या मतलब इमरान खान, क्या मतलब कि वो 25 करोड़ आवाम की राय, उन्होंने वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने लीडरशिप का मुजाहरा किया। हमारा नजरिया था कि हम उनके साथ शामिल हुए, हम समझे कि ये बातें ठीक कर रहे हैं, मुल्क को सही सिमत में लेके जाएंगे। तो उस हद तक तो हम सारे कन्विंस थे और आज भी कन्विंस थे कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब तक ये जो चंद मखसूस खानदान है ये हुकूमत में आएंगे, इनके बड़े बड़े इस्तकबाल होंगे, भले वो पैसे दे के हों। वो अभी भी एक बड़ा माहौल साजगार नजर आ रहा है और निगरां वजीर आजम को तो बहरहाल गहमा गहमी भी मुल्क में नजर आ रही है इलेक्शन की। अगर 2-2.5 माह इलेक्शन में रह गए हैं डोगर साहब, तो फिर आपकी जमात, जो कि अभी महज सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक महदूद है, हर थोड़े से अरसे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, अभी तक ग्राउंड में प्रेजेंस नहीं नजर आ रही, तो क्यों नहीं रैली या जलसे का इनेकाद किया जाता टू असेस कि कितने लोग आपके साथ इस वक्त शामिल हैं? आज से 1 हफ्ता पहले अलीम खान साहब ने सिर्फ अपने एक सूबाई हल्के के अंदर एक कन्वेंशन किया। मैं आपसे तस्वीर शेयर करता हूँ। इट वाज अ वेरी गुड गैदरिंग। अब 28 तारीख से हमारा ये जो राउंड ऑफ ये है कन्वेंशंस, ये स्टार्ट हो रहा है। मैं इंशाल्लाह 28 तारीख को आपके साथ खानेवाल से राब्ते में आऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि लोग कैसे वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद तकरीबन हर हफ्ते में 1 से 2 कन्वेंशंस हैं। हम देखें, अब अवाम को ये सोचना पड़ेगा, अगर अवाम ने नून लीग की पॉलिटिक्स को नहीं एक्सेप्ट करना तो अब उनके सामने हम हैं। राइट। और मैं समझ हमारे साथ तहरीक इंसाफ से और बेशुमार लोग हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया करने के लिए हाशिम डोगर साहब, सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक वजीर दाखिला पंजाब, इस वक्त हमसे बात करे थे, जिन्होंने कहा 28 अक्टूबर से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बाकायदा तौर पे कन्वेंशंस, बैक टू बैक कन्वेंशंस का इनेकाद करने जा रही है और अवाम के नंबर्स जो है वो बताएंगे कि कितने लोग IPP के साथ मौजूद हैं और किस तरह से वो टफ टाइम देते हैं दीगर जमातों को, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वोट बैंक जो कि बज़ाहिर सर्विस के मुताबिक अभी तक नजर आता है कि इंटैक्ट है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।